से स्टार मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता भाई, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफडी क्लासेस 9th एंड 10th। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, एंड दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर ऑफ क्लास 9th। If we talk about atoms and molecules, this chapter is not only important for class 9th, it is equally important for class 10th also। क्योंकि अगर आपके बड़े भाई बहन होंगे जिन्होंने क्लास 10th की होगी तो उनको पता है कि वहां पर आपका चैप्टर नंबर 1 होता है जिसका नाम होता है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है ना, फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, तो वो फॉर्मूले का जो बेसिक है ना वो आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो बात करते हैं अगर हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि सर व्हाट इज एटम, एटम होता क्या है। तो अगर मैं एटम की बात करूं तो जैसे मान के चलो आपके पास ना इतना बड़ा एक टुकड़ा था, ठीक है, आपने इसको तोड़ा और आपने इतना छोटा छोटा सा इसको बना दिया, फिर आपने इसको थोड़ा बहुत छोटा छोटा बना दिया, लेकिन एक इनफिनाइट टाइम तक इसको तोड़ने के बाद आपके पास एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि इसको आप तोड़ नहीं सकते फिर आगे, ठीक है ना। जैसे आपने कागज को लिया, आपने उसको फाड़ा फाड़ा, फिर आपने बहुत बार उसको फाड़ा, फिर उसके बाद एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि आप वो और नहीं फट सकता। तो उस पॉइंट को अपन बोलते हैं क्या, एटम्स, ठीक है ना। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, एटम्स। और जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं तो आपका फॉर्म होता है क्या चीज, मॉलिक्यूल्स। इफ वी टॉक अबाउट कि मॉलिक्यूल्स कब फॉर्म होगा, सर मॉलिक्यूल तब फॉर्म होगा जब आपके पास एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स दो या दो से ज्यादा जब एटम्स जुड़ते हैं देन वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक ना। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन एक गैस होती है, मैं उसका मॉलिक्यूल की बात करूं तो N2 हो गया, H2O हो गया। क्लियर है। यहां पर क्या हो रहे हैं, एटम्स मिल रहे हैं, किसके, दो एटम मिल रहे हैं आपके हाइड्रोजन के, एंड एक एटम मिल रहा है किसका, ऑक्सीजन का। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चा लोग, मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो बात कर रहे हैं हम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो उसमें आपके मेनली दो लॉज आते हैं, जो एक होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट लॉ की, तो देखो ये जो लॉ है एज इट इज आपके क्लास 10th में रहेगा, एज इट इज ये लॉ आपको क्लास 10th में पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने यहीं पर पढ़ लिया तो आपको क्लास 10th में दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो क्या होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब मास को हम ना कभी तोड़ सकते हैं ना हम उसको बना सकते हैं, ये सिर्फ क्या होता है, कंजर्व रहता है आपकी पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक बार मैं इसको रब कर दूं पहले। हाँ जी, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास। जैसे एक रिएक्शन है आपके पास H2 और O2, आपको क्या प्रोवाइड करते हैं सर, H2O बनाते हैं। तो अगर मैं इसको बैलेंसिंग करूंगा, बैलेंसिंग का मतलब होता है जब रिएक्टेंट साइड, ये जो साइड होती है ना, ये होती है रिएक्टेंट साइड, और ये जो होता है ना इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो कंपाउंड आपके क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंड प्रोडक्ट वो होता है जो आपका नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन इस साइड आपके दो हैं, तो इस साइड भी दो हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना, एक है। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। ऑल्दो जो आपकी बैलेंसिंग रिएक्शन है ना, ये आपको क्लास 10th में पढ़नी है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। अगर आप आगे जाकर देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का जो मास होता है ना वो 1 ग्राम होता है या फिर 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं, अगर मैं थोड़ा सा पेन चेंज करूं, एक सेकंड, मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं। सर यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, क्यों, 2 2 जा 4, तो एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया सर, 4 ग्राम हो गया। प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 16 ग्राम होता है। तो कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके, सर आपका 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, तो कितना होगा, 16 दूनी 32 ग्राम, ठीक है। अगर जब आप इसमें भी कैलकुलेशन ये लगाएंगे तो आपके पास ये कितना आएगा, 36 ग्राम के इक्वल आएगा। तो रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड इन केस ऑफ मास, ठीक है। तो मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका जो मास होता है ना वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक सेकंड मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, ये देखो ये जो लाइन लिखी है ना, हाईलाइटर लेता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये देखो, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर ना मास को बनाया जा सकता है और ना वो मास को मतलब खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो दिस मींस, अब इसका मतलब क्या है कि इनका मतलब ये था, दिस मींस दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका जो सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था किसमें, H2 + O2 गिव्स H2O में, तो आपके रिएक्टेंट साइड का मास को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट के साइड के मास के बराबर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि डिस्क्राइब पेपर कहेगा स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपको सिंपल ये डेफिनेशन लिखना रहेगा, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे भाई। तो ये था आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कह सकते हो कि आपके इस चैप्टर का पार्ट है। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसकी थोड़ी सी मैं इस वाली स्लाइड पे आपसे बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। खाली स्लाइड मैंने ले लिया आपके पास, तो इसमें बात करते हैं। देखो आपको सभी, ऑल तो सभी बच्चों को पता ही रहता है कि सर H2 का जो वो क्या नाम है फॉर्मूला होता है ना, वो आपका वो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोजन के मास की, तो मुझे यहां पर ये बता सकते हो आप कि हाइड्रोजन का यहां पर मास कितना होगा। सर अभी तो जस्ट आपने बताया कि एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर, 1 ग्राम होता है। तो मुझे ये बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है। सर H के नीचे 2 लगा तो इसका मतलब H वो हाइड्रोजन 2 एटम प्रेजेंट है इसके। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो हाइड्रोजन वो H2O है उसमें आपका जो मास होता है किसका, हाइड्रोजन का, वो 2 ग्राम होता है।
ये मास ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 ग्राम जो मैंने लिखा ना, ये हाइड्रोजन का मास है। अच्छा, इनका रेशियो निकालते हैं। और ऑक्सीजन का मास एक का कितना होता है सर? 16 ग्राम होता है। ठीक है, जब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा सर? सर ये आएगा मेरे पास 1:8। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को 1 ग्राम रखा और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के एटम को 1 ग्राम रखा और ऑक्सीजन को आपने 8 ग्राम रखा, तो आपके पास क्या बनकर आ जाएगा? आपके पास H2O का वो क्या नाम, वाटर का फॉर्मूला बनकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप इंडिया में अगर वाटर की बात करेंगे तब भी H2O होगा, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर बात करें तब भी H2O ही होगा। मतलब हमेशा उनका जो प्रोपोर्शन होगा ना, वो 1:8 ही होगा H2O का। बाई मास की बात कर रहा हूं, मैंने मास लिया, यहाँ पर एटम्स नहीं लिए। अगर मैं इनके एटम्स की बात करता तो एटम्स का मतलब होता है एटम्स का रेशियो। तो हाइड्रोजन का रेशियो कितना है? हाइड्रोजन के एटम का सर 2 एटम प्रेजेंट है। अच्छा, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। मतलब हाइड्रोजन के अगर आपने 2 एटम को ले लिए और ऑक्सीजन का 1 एटम ले लिया, तो आपके पास क्या बनकर आ जाएगा? H2O बनकर आ जाएगा। ये एटम के हिसाब से था। ये जो मैंने बात करी है, ये नीचे, ये आपके मास के हिसाब से। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, रिपीटेशन में आपको बता दूं। जैसे मान के चलो आपके पास प्रेजेंट क्या था सर? H2O मेरा पास प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था। मैंने यहां पर 2 तरीके से बात करी है। एक तो मैंने तरीके से क्या बात करी है? आपके एटम की, अगर मैं एटम का रेशियो देखूं, और एक मैंने बात करी है आपसे किसकी? मास की। तो एटम का अगर मैं रेशियो देखूंगा तो आपके हाइड्रोजन का एटम का रेशियो कितना है सर? हाइड्रोजन है 2 और आपके पास ऑक्सीजन कितना है सर? 1। मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए, फिर 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और ऑक्सीजन का मैंने 1 एटम ले लिया, तो मेरे पास क्या बनकर आ जाएगा? मेरे पास और वो मतलब वाटर का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। अब मैं मास की बात करता हूं, तो एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर? 1 ग्राम होता है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा सर? 2 ग्राम। ठीक है ना, रेशियो ले रहे हैं। पर ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर? 16 ग्राम। तो देखो रेशियो में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो 2 से मैंने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास कितना आ गया? 1:8। मतलब अगर मैंने हाइड्रोजन को 1 ग्राम और ऑक्सीजन को 8 ग्राम मिलाया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरा वाटर का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। ठीक है, मतलब लेबोरेटरी में अगर मैंने हाइड्रोजन को 1 ग्राम लिया और ऑक्सीजन को 8 ग्राम लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा। सिंपल ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, तो यहां पर आपके पास एटम के हिसाब से रेशियो ये है और मास के हिसाब से रेशियो ये है। तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि हमेशा आपको इस प्रोपोर्शन में आपको मास करना पड़ेगा ऐड, तब आपको H2 मिलेगा। और एटम का मतलब ये होगा कि आपको इसी प्रोपोर्शन में एटम को लेना पड़ेगा, तभी आपके पास वाटर का फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे। जो आपका वो आपका इसका लॉ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो लॉ ने क्या बोला? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इन अ केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड के अंदर, एक केमिकल कंपाउंड के अंदर द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब एक केमिकल कंपाउंड मेरे पास है, जैसे मेरे पास केमिकल कंपाउंड क्या हो गया? NH3 हो गया। चलो यहां पर मान लेते हैं ये मेरे पास क्या हो गया? NH3 हो गया। मैं NH3 की बात करूं तो इसमें जो कंपाउंड है ना, कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स हैं सर? एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। एक नाइट्रोजन का मास होता है सर 14 ग्राम और 3 हाइड्रोजन का मास होता है सर 3 ग्राम। इसका मतलब केमिकल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। फिक्स्ड रेशियो को ही क्या बोला जाता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन बोला जाता है। क्लियर है? जैसे H2 की मैंने बात कर ली, यहां पर देखो H2O, इसमें क्या हो गया? H2O का अगर मैं वो फॉर्मूला लिखूं H2O, एक हाइड्रोजन का मास सर होता है 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का मास, और 2 हाइड्रोजन है मेरे पास तो 2 ग्राम हो गया। ऐसे मैंने ऑक्सीजन का लिख दिया 16। इनको सिंपलीफाई किया तो रेशियो 8 आ गया। मतलब ये होगा किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब उनका मास का मेरे को रेशियो निकालना है। क्लियर है भाई? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे आपको एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अगली स्लाइड पे मैं वो क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं। आपका क्वेश्चन ये, आपको मुझे ये बताना है कि CH4 में सी का वो रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो बाई मास, ये आपको कमेंट में बताना कि कार्बन का और हाइड्रोजन का बाई मास आपको रेशियो कितना रहेगा। ठीक है, बाकी अपन बात करते हैं आगे। अब आता जो इंपॉर्टेंट आपका रहेगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कह सकते हो इस चैप्टर का कोर है। क्या कह सकते हो इसको भाई? चैप्टर का कोर कह सकते हो आप, कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये आई बेसिकली सबसे पहले ये थ्योरी वो मतलब डाल्टन ने ही ये बताया था कि आपके पास सबसे छोटा पार्ट ये रहता है, कण होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो उन्होंने उसी भी यहां पर अपनी कुछ थ्योरी दी थी। जैसे कि पहली बात ये है, आपको मैंने वैसे तो बता दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आपके पास जितनी भी आपके आसपास चीजें हैं ना, वो सभी की सभी आपकी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन्हीं पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या दिया था? एटम दिया था। जैसे मेरे पास ये पेन टैब है, मतलब ये मेरे पास मतलब स्टाइलर है, तो ये स्टाइलर कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। क्लियर है? जिसकी वजह से मैं इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूं। ठीक है, आपके आसपास हर एक वो चीज जिसका कोई ना कोई मास होगा ना, जो कोई ना कोई क्या नाम है वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, वो आपका क्या होता है? मैटर होता है। और ये सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम एटम्स बोलते हैं। उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं। आगे जाकर आपको ये भी पता चलेगा एटम का जो साइज होता है वो कितना छोटा होता है। ठीक है भाई, चलो। तो पहला पॉइंट ये था कि जो आपके जितने भी मैटर होंगे, जितने भी मैटर वाला जितनी भी चीजें आपके ब्रह्मांड में प्रेजेंट है ना, वो सबके सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सबके सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है भाई, अगली बात करता हूं भाई। एटम्स आर इनडिवाइजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इजी पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक एटम है कोई, मैंने इसको बहुत मतलब एक मेरे पास एलिमेंट था, मैंने इसको टुकड़े में बहुत बांट दिया, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, और मैं एक फाइनल टुकड़े पहुंच गया। ये वो टुकड़ा है कि इसके बाद ये अब क्या नहीं हो सकता? अब डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? एटम बेसिकली होता क्या है? एटम मतलब होता है बच्चे सबसे छोटा कण,
जो आगे डिवाइड ना हो पाए, ठीक है ना। आपने वो पेज को फाड़ा था, फिर एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि वो पेज अब आगे नहीं फट सकता, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एटम। तो यहाँ पर उन्होंने कोई बड़ी चीज नहीं बता दी है, वही चीज बताई जो उन्होंने डेफिनेशन में लिखी थी ना, वही चीज यहाँ पर लिखी थी, वो मतलब बता दी है कि एटम्स इनडिवाइजिबल होते हैं। इनडिवाइजिबल का मतलब उनको डिवाइड नहीं कर सकते हम, मतलब उनको और तोड़ नहीं सकते। एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मान के चलो, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अब आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला है भाई। जैसे ये CH4 है, चलो इसको हटाता हूं, इसको चल भाई हट जाए। अब बात कर रहा हूं, जैसे मान के चलो मैंने यहां पर लिखा H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। HCl तो पता है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्लियर है। हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन मैंने करवाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन कराई, मेरे पास क्या प्रोवाइड, वो क्या मिल गया मुझे, वो प्रोडक्ट HCl मिल गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन का एटम था, यहां पर क्लोरीन का भी एटम था, मतलब मॉलिक्यूल था, तो मुझे इन्हीं दोनों का मिलेगा ना कंपाउंड। ऐसा तो नहीं कि यहां से क्लोरीन हट ही जाएगा पूरी रिएक्शन में से, क्लियर। तो उन्होंने यही बोला आपको कि इन्होंने ये बोला था कि आपकी केमिकल रिएक्शन में से हमेशा आपका जो एटम होगा ना, वो कभी भी हट नहीं सकता, मतलब ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना आप वापस लेके आ सकते हो किसी चीज को। जैसे मैंने HCl वाला भी एग्जांपल दिया, तो मैं यहाँ पर ब्रोमीन थोड़ी ला सकता हूँ किसी भी वो इक्वेशन से, क्लियर है। तो मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपके पास होती है, तो उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है ना, जो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स प्रेजेंट है ना, उसको हम कभी भी लेके आ सकते हैं, मतलब ना कभी हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, ना उनको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है भाई। मूव अहेड। अब बात करते हैं अगले वाले वो पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट्स हैं इनके, पोस्टुलेट का मतलब होता है बच्चे उनका जो मानना था, ठीक है ना, ये पोस्टुलेट्स हैं इनके। अगला है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। एटम्स किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, मतलब एक ही जैसे हैं। एक सेकंड में कैमरा सेट कर लूं पर, हाँ जी, हाँ अच्छा। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। आपने यहाँ पर आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लेकिन इनके 3 आइसोटोप्स होते हैं। जैसे आपका वो हाइड्रोजन के कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है ना। ये 3 आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, इनका मास नंबर अलग अलग होता है। ऐसे होते हैं आइसो बार। तो आइसो बार क्या होता है, एक तो हो गया आइसोटोप्स, एक हो गया आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर अलग होता है लेकिन इसका एटॉमिक मास सेम होता है। तो इन्होंने ये बोला कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम, जैसे मैं हाइड्रोजन एलिमेंट ले लेता हूं, इनके जो एटम्स होंगे ना, जैसे हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के तरीके से एक्ट करेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि जैसे हाइड्रोजन के अगर मैं एटम्स की बात करूं, तो हाइड्रोजन के एटम्स हाइड्रोजन के तरीके से ही एक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के तरीके से ना करके वो कार्बन के तरीके से एक्ट करने लगेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर एटम गिवन है तो उसके हमेशा वो सिमिलर इन मास होंगे, मास सेम होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। यही पॉइंट जाकर इनका ये कह सकते हैं कि ये पोस्टुलेट जो था आगे जाकर गलत प्रूफ हुआ, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आ गया था किसका, आइसोटोप्स का। आइसोटोप क्या कहता था कि सेम आपका एटॉमिक नंबर होगा लेकिन अलग अलग मास नंबर होगा, ठीक है ना। ये आप आगे जाकर उनका क्या हो गया था, गलत हो गया था। आगे बात करते भाई, अब बात करते हैं जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम कहें। अब यहां से स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट तो ऑल तो पूरा चैप्टर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बात करते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि एटम क्या होता है, जो हम पहले से हम बात कर चुके हैं एटम के बारे में, ठीक है। तो एटम होता क्या है, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इतना सिंपल सी इतनी चीज याद रखो कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम, क्लियर है। तो अब आप देखो यहां पर मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हो सकता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है ना। एंड रिटेन्स ऑल इट्स प्रॉपर्टीज, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी उसकी, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन मेरे पास एक एलिमेंट है, क्लियर है। हाइड्रोजन मेरे पास एक एलिमेंट है, उसके जो एटम्स होंगे वो इसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे, लेकिन वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसके, सर वो हाइड्रोजन एलिमेंट के ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो उन्होंने ये बोला किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। अब ये चीज देखो भाई, एटॉमिक रेडियस हमेशा नैनोमीटर में आपका क्या करा जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है भाई। नैनोमीटर क्या होता है भाई, आपका जो एक नैनोमीटर होता है ना, वो कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। 10⁻⁹ लिटरली कितना हो गया, 1 अपॉन में वो 10 जीरो, वो 9 जीरो नीचे, इतना पार्ट होता है, इतना छोटा होता है पार्टिकल आपका एटम का, ठीक है ना, बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ये तो। चलो भाई, तो एटम इतना इतना ही पढ़ना था इसमें एटम वाले में, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं सिंबल ऑफ एटम्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। आपने वो सिंबल पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का ये होता है और आपका हीलियम का He होता है। तो उससे पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। तो द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स, हमेशा आपके लेटर्स में ही रिप्रेजेंट करे जाते हैं सभी एटम्स के सिंबल्स को, ठीक है। द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स। जैसे हाइड्रोजन को सिर्फ H से लिखते हैं, हीलियम को दो आपके एलिमेंट वो आते हैं। आपका जैसे कार्बन है, सिंगल से लिखा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं लेड है, लेड होता है PB, तो उनको 2 लेटर से लिखा जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिंबल एक लेटर से लिखा जाता है, लेकिन ऑल्दो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिंबल 2 लेटर से लिखा जाता है। अभी हम देखेंगे आगे, आपकी टेबल है पूरी। आगे बात करते हैं, सिंबल हैज ओनली 1 लेटर, अगर सिंबल अगर सिर्फ एक लेटर जिसमें है ना, तो वो हमेशा कैपिटल होगा।
वही लेटर आपका कैसा होगा, कैपिटल होगा। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट कि आपके पास दो लेटर्स हैं, तो दो लेटर में सबसे पहला वाला लेटर जो होगा ना, वो ध्यान से समझना, पहला वाला जो लेटर होगा वो आपका कैसा होगा, कैपिटल होगा, सेकंड वाला लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा। ठीक है भाई, चलो भाई अब बात करते हैं आगे। ये रही जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहले तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है ये देख लो, फिर आपके पास आता है आर्गन का सिंबल क्या होता है, कॉपर का सिंबल क्या होता है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपकी इंपोर्टेंट भी है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से। अगर मैं कहूं ये आपकी टेबल इंपोर्टेंट भी है, क्यों? अगर जैसे मैंने मान के चलो आपसे बोल दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, तो एल्यूमिनियम का सिंबल पता होना चाहिए और क्लोरीन का सिंबल पता होना चाहिए। ये देखो क्लियर, तो ये सिंबल आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है ना। जैसे जब मेरे टाइम पे था ना, तो हाइड्रोजन से पोटेशियम तक, ठीक है, हाइड्रोजन से पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम तक याद करवाए जाते थे, हाई ली बी बाकानो फने नामागे आलस पीएस कलाराम कक्का, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऑल्दो कोई भी ट्रिक आप यूज करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये सिंबल्स याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सिंबल्स याद नहीं होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको केमिकल फॉर्मूले में बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये केमिकल फॉर्मूला देखो, अब जैसे उसमें मैंने लिखा भी था कि अगर आपके दो लेटर्स हैं तो आपका पहला कैपिटल होगा, दूसरा आपका स्मॉल होगा। जैसे ये भी देखो, कोई कोई आपके सिंगल वाले हैं, जैसे ये सिंगल वाले हैं, ये देखो सिंगल है, सिंगल है, सिंगल ही मरेंगे सबके सभी, ठीक है। और ये डबल वाले हैं, तो डबल वाले में कौन सा उन्होंने कुछ उठा लिया, पहला वाला कैपिटल है, दूसरा वाला स्मॉल है, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं। एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, तो एटॉमिक मास होता क्या है, तो सिंस द एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, देखो हालांकि देखा जाए तो एटम्स आपके बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं, इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी स्मॉल, इट्स मास इज वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट। जैसी बात है, कोई भी चीज अगर आपके पास छोटी सी चीज है तो उसका मास को डिटरमाइन करना, उनके मास को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आगे बात करते हैं, तो सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द स्टैंडर्ड एटम। किसी भी स्टैंडर्ड एटम को ले लिया जाए तो उनसे उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया था पहले के टाइम पे। तो जैसे मान के चलो मेरे पास बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, मेरे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो मास है ना, मेरा मान के चलते 60 केजी मेरा मास है, और मेरे सामने कोई बंदा बैठा, उन्होंने ये बोला कि इसका जो मास है ना वो 30 केजी है, तो मैं इसको 30 केजी नहीं बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसका जो मास है ना मुझसे हाफ है। तो मैं वो यूनिट बन गया जिससे सभी का मास को क्या करा जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। हो सकता है किसी का 120 केजी हो, तो किसी का 120 केजी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका 120 है, मैं ये कहूंगा कि वो उसका मास मुझसे दोगुना है, ट्वाइस है। तो इसी तरीके से उन्होंने एक एटम को लिया जिसका नाम था बच्चे कार्बन, जिसका नाम क्या था, कार्बन। और कार्बन से इन्होंने एटम, सभी एटम्स का क्या करा, मास को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करवा दिया, ठीक है भाई। चलो, तो इनकी डेफिनेशन आपको ये चीज याद रख लेनी है। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहां पर है, एक सेकेंड, हाँ क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम, मतलब एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 से उसको क्या करा जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। तो ये कुछ मैंने आपके एलिमेंट्स लिख दिए हैं और उनके साथ उनका मास को लिख दिया गया है। जैसे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 यूनिट होता है, कार्बन का 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन का 14 यूनिट होता है, ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है, सोडियम का 23 यूनिट होता है, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सल्फर का, क्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे, और कैल्शियम का वो 40 केजी होता है, क्लियर है। तो ये ऑल्दो देखो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है अपने पास, लेकिन हमें जो स्पेसिफिकली अगर मुझे बात करनी हो तो मैं इन एलिमेंट्स की बात करूंगा, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स आपके कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास 9th, ठीक है भाई। चलो भाई, तो आगे देखते हैं। अच्छा, ये सब आपको जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी भाई टेलीग्राम ग्रुप पर, तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर जाके आप आराम से उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं है तो कमेंट बता देना कि सर टेलीग्राम का लिंक पिन कर दीजिए, तो वहां पर पिन कर दिया जाएगा टीम के द्वारा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, देखो अभी मैंने एटम को पढ़ाया आपको, तो एटम क्या होता है सर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तो उसको क्या बोला जाता है, एटम बोला जाता है। अब अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूल बेसिकली होता क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, अभी बात मैं करूंगा, जो कि एग्जिस्ट करता ही करता है, यहां पर ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इंडिपेंडेंटली, और सभी की सभी प्रॉपर्टीज को शो करता है मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या था एटम में, एटम में अगर मैं बात करूं तो एटम में क्या था, एक सेकंड, ये रहा, एटम में क्या था, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर सके, हो सकता है कर भी ले, लेकिन यहां पर सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो ये क्या करता था, शो करता था। लेकिन आपकी मैं बात करूं किसकी, उसकी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल आपकी हर एक प्रॉपर्टी को शो करता है। अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मुझे लिखनी होगी, तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन अच्छी खासी ये बन जाएगी आपकी, अ मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। तो आपके मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम से अपने मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, एलिमेंट से बना हुआ होता है, जो कि क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस से जुड़ा हुआ रहता है। आगे बात करते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट
एटम जो कि सेम एलिमेंट के हैं और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे मान के चलो अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है H2 हो गया, H2O भी बन सकता है। तो देखो यहाँ पर आपके दो सेम भी हो सकते थे और दो अलग अलग भी हो गए। तो यहाँ पर देखो आपके यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पर हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, CH4 हो गया, मीथेन हो गया, यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूल, O2 का, N2 का, Cl2 का, मतलब ये सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटम है इसमें। लेकिन यहाँ पर देखो एटम क्या हो गया, इसमें चेंज हो गए, H2O में एटम चेंज हो गया, NO में एटम चेंज हो गया, NO2 में हो गया चेंज, आपका CO2 में चेंज हो गया। तो हो सकता है कि वो सेम एटम से मिले हो, सेम एलिमेंट से जुड़े हुए हो, या फिर वो डिफरेंट एलिमेंट से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट के एटम को कंटेन करता है, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन एटम, मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन टू और मोर एटम्स। हो सकता है एक एटम प्रेजेंट हो उसके अंदर, हो सकता है दो या दो से ज्यादा एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एक एटम है, सिंपल है। अगर मैं गैस को बनाऊं इसको तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, अगर मैं इसको वाटर बनाया तो H2O बन गया। तो मतलब अलग अलग आपके एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं अब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, तो वो है आपकी एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो एटोमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट पर कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट पर कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट हैं उसको बोला जाता है एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो जैसे मान के चलो अगर मैं यहां पर लिख देता हूं CO2, यहां पर मैंने लिख दिया CO2, तो यहां पर कितने एटम प्रेजेंट हैं सर, दो ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं और एक कार्बन का प्रेजेंट है। क्लियर है। अगर मैंने लिख दिया सिर्फ H2, तो यहां पर कितने एटम प्रेजेंट है सर, दो एटम प्रेजेंट है, वो भी हाइड्रोजन के। क्लियर है। तो इसी को क्या बोला जाता है एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट। ये तो कंपाउंड हो गया, ऑल्दो ये आपका CO2 क्या हो गया कंपाउंड, एलिमेंट अगर बात करूं तो H2 अकेला एक एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग अभी ये एग्जांपल नहीं हो सकता इसका। तो इसी के बेसिस पर आपके अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं एटोमिसिटी, जिसके अंदर अगर एक एटम प्रेजेंट होता है तो उसको मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोला जाता है, कंपाउंड बोला जा सकता है। जिसके अंदर दो एटम प्रेजेंट होता है उसको डाई एटॉमिक बोला जाता है। जिसके अंदर तीन एटम प्रेजेंट होता है जिसको ट्राई एटॉमिक बोला सकता है। और तीन से ज्यादा जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको पॉली एटॉमिक बोला जाता है। चार वाले को बच्चे टेट्रा एलिमेंट बोल दिया जाता है, लेकिन उसको भी पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में रखते हैं। जिसका एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा आपका, वेरी गुड, फास्फोरस हो जाएगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया वही आपकी एनसीईआरटी की टेबल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। तो नॉन मेटल, देखो अभी नॉन मेटल और मेटल के ऊपर मत जाना, ठीक है। वैसे नॉन मेटल और मेटल आपको मैं बता दूं, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो होता है आपका नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो हो जाता है आपका क्या, एटम, वो आपका बेसिकली मेटल। ठीक है भाई। चलो भाई, कुछ ज्यादा ही ऊपर वो मैसेजेस आ रहे थे तो सभी का इलाज कर दिया गया। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं आर्गन, तो आर्गन में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है तो इसको बोला जाएगा मोनोएटमिक। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है, दो में, तो आपका डायटमिक हो गया। अगर मैं बात करूंगा P4, तो P4 क्या हो जाएगा आपका, फास्फोरस आपका क्या है, चार है एटम, तो इसको पॉलीएटमिक भी बोल सकते हैं, इसको हम टेट्राएटमिक भी बोल सकते हैं। तो ये फास्फोरस गलती से गया यहाँ पर, ठीक है ना। या फिर तो ये टेट्राएटमिक हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलीएटमिक, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। एसिड क्या हो जाएगा आपका, पॉलीएटमिक हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए। चलो भाई, तो ये आपको याद भी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अभी तो मैंने एलिमेंट्स की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स मतलब उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अकेला हो गया। ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं हम किसकी, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है वो बात कर लेते हैं। तो एक सेकंड मैं कैमरे को सेट कर लूं एक बार। हाँ जी भाई। तो कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब जो कंपाउंड होगा ना उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट होंगे, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे H2O में देखो एक एटम किसका है, हाइड्रोजन का है, और दूसरा एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। तो दो हाइड्रोजन इसमें वो एटम किसके हो गया, हाइड्रोजन के, और एक ऑक्सीजन का प्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पर CO2 की अगर मैं बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन के प्रेजेंट हो गए। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो हाइड्रोजन भी इसमें, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एटम यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब होता है कि जो कंपाउंड होते हैं वो आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं। अब बात करते हैं आयंस की। तो आयंस क्या होता है, देखो कंबाइनिंग कैपेसिटी को बोला जाता है वैलेंसी, लेकिन आयंस क्या होते हैं वो समझते हैं। तो कंपाउंड कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड आयंस। तो आपके मेटल या फिर नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। और ये दो तरीके का होता है, एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, पॉजिटिवली, जैसे आपने कई बार Ca+2 देखा होगा, तो ये आपका मेटल हो गया। जो आपके पास प्लस का होता है ना वो हमेशा मेटल होता है, तो इसके ऊपर +2 जो ये हो गया ना, तो इसको बोला जाएगा आयंस। तो ये आपके दो तरीके के होते हैं। तो आपका एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको Cl-, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे भगवान ने 1 दिया था, ठीक है ना, याद है ना मैथ्स में। तो यहाँ पर Cl-1 हो गया। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना उसको एनायन बोला जाता है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज को कैटायन बोला जाता है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, पॉजिटिव को हम ऐसे कट करते हैं ना, ऐसे करके ऐसे कट कर देते हैं, तो वो ये कैटायन हो गया। और एनायन क्या होता है बच्चे, आपका नेगेटिवली चार्ज। ठीक है भाई। तो आयंस, और आप ये कह सकते हो आयन से ही आपकी वैलेंसी बनती है।
आयन से ही आपकी वैलेंसी बनती है। तो आयंस क्या होते हैं, किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, चार्ज प्रेजेंट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। ये मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है एनायन होता है जो कि आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, और एक होता है कैटायन जो कि आपकी पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं वैलेंसी की, तो यहां पर आप चेक करोगे तो वैलेंसी क्या होता है आपका, वैलेंसी के लिए एक बार रब कर लूं, तो वैलेंसी क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है उसी को उसकी वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है भाई, ये तो कई बार पूछी जाती है लेकिन सिंपल है, बच्चों को याद रहती है। तो यहां पर वो मैंने आपको टेबल लिख के दे दी कि भाई सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, देखो जिसके आगे प्लस अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब +1 है, जिसके आगे माइनस अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब -1 है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं किसकी, सोडियम की, तो यहां पर देखो सोडियम जो है ना, सोडियम के पास Na प्लस मतलब एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास +1 है, अमोनियम के पास -1 है, पोटेशियम के पास +1 है, हाइड्राइड के पास -1 है, हाइड्रोक्साइड के पास -1 है, सिल्वर के पास +1 है। ऐसे आपके हर एक में उसमें लिखवा दिया गया है। जैसे ये देखो मैग्नीशियम के पास +2 है और आयोडीन के पास -1 है, कैल्शियम के पास +2 है, मतलब +2 वैलेंसी है इसकी। ठीक है ना, चार्ज इसके ऊपर +2। ठीक है ना, तो ये होता है आपका क्या है, आपके पास आयंस या फिर आपके पास वो चार्ज। ठीक है भाई, तो चलो आगे देखते हैं भाई। अब बात आती है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है ना, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कुछ भी हो जाए यहां से क्वेश्चन बन के ही रहेगा, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता भाई। ठीक है, तो बात करते हैं केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। ऑल दो कुछ नहीं पढ़ना, ये कुछ मत पढ़ो, कोई भी चीज मत पढ़ो, जो मैं सिखा रहा हूं सिर्फ वो समझो, ये लिखने को कभी नहीं आएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो देखो अब मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, ठीक है, लेकिन आपको बहुत तरीके से समझना है, तरीके से। अब देखो इसके लिए आपको क्या क्या चीज प्रेजेंट, क्या क्या चीज पता होनी चाहिए। तो पहले तो पता होना चाहिए आपको एटम का सिंबल। ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, वो किससे सिंबलाइज होता है, जैसे क्लोरीन Cl होता है उसका सिंबल। ठीक है, ऐसा। साथ ही साथ में उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये पता होना चाहिए। ये दोनों की मैं वो आपको क्या नाम है टेबल बना मतलब दिखा चुका हूं और आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा ये पीपीटी आपको। ठीक है, तो सिंबल पता होना चाहिए और आपको चार्ज पता होना चाहिए, बस इससे आगे कुछ नहीं पता करना। ठीक है ना, फिर आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। देखते कैसे, तो इसको हटाता हूं पहले तो। अब जैसे मान के चलो मेरे पास क्वेश्चन आया कि मुझे बोला गया कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है। तो सिंपल देखो, स्टेप बाय स्टेप देखना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना इनका सिंबल लिखो। पोटेशियम का क्या होता है सर, K होता है। क्लोरीन का कितना होता है, Cl होता है। पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है +1, Cl के ऊपर चार्ज होता है -1। अब इंपॉर्टेंट स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बनकर आ गया, KCl। तो पोटेशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, KCl हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं। तो एक और एग्जांपल उठाने के लिए इसको हटाते हैं, हट जा भाई मेरे। तो अब अगला एग्जांपल क्या है, जैसे मैं मान के चलो मैं बोल दूं आपको सोडियम क्लोराइड, मेरे से बोला जाए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल क्या करना है, पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप सर ये है कि जो एलिमेंट यहां पर लिखे हैं ना इनको लिख लो। सोडियम का सिंबल क्या होता है सर, Na होता है। क्लोराइड का कितना होता है, Cl होता है। +1 होता है सोडियम के ऊपर, -1 होता है Cl के ऊपर। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मान के चलो मैं फॉर्मूला आपसे पूछूं कि बेटा फॉर्मूला बनाना आप किसका, कैल्शियम, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, ऑल्दो मैं क्लोराइड ही ले रहा हूं क्योंकि आपका क्लोरीन का जो सिंबल है ना सभी बच्चों को ऑल्दो पता रहता है, इसलिए मैं क्लोराइड ले रहा हूं। तो यहां पर देखो क्या करना है, पहला स्टेप सर एलिमेंट का सिंबल लिखो Ca, क्लोरीन का सिंबल लिखो सर Cl। अच्छा C के ऊपर कितना होता है सर, +2, गुड, और -1 है क्लोरीन के ऊपर, ये हो जाएगा तो CaCl2। ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ गया भाई। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज आपकी आती है कि अगर मान के चलो सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया तो क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगेन स्टेप वही रहेंगे, बस यहां पर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। आपकी क्या चेंज हो जाएगी, पहले तो सोडियम का वो लिख लो सर, Na लिख लिया। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है सर, OH होता है, दोनों कैपिटल होते हैं इसमें, और इसके ऊपर +1 होता है और वो हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 होता है। तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Na, और दोनों को कैपिटल रखना है, NaOH। क्लियर है। एक और एग्जांपल उठाते हैं भाई, हटाओ इसको भी। अब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाए, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टेप वही रहेंगे सर, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH। Ca के ऊपर 2 चार्ज और OH के ऊपर -1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर इसको हम ऐसे लिख दें क्या, CaOH2? नहीं, गलत। आपके पास जो ये OH है ना, ये जो आपको OH दिख रहा है, ये आपका पूरा एक मतलब फॉर्मूला है, पूरा एक एलिमेंट है, पूरा कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं कह सकते, कंपाउंड है। तो इसको साथ में लिखना पड़ेगा, तो आपको इसको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो अगर आपके पास जैसे एक मतलब कंपाउंड आ जाए ना, तो कंपाउंड का सीधा फॉर्मूला है, तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे आप। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं।
अगला एग्जांपल है, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, कैल्शियम सल्फेट का लेते हैं भाई। आपके पास है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम सल्फेट के लिए सर कैल्शियम का सिंबल Ca, सल्फेट का सर SO4, कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2, इसके ऊपर माइनस का 2। बस यहां पर बच्चा गलतियां कर देता है, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हम तो कह देते हैं कर दो भाई, लेकिन यहां पर सिंपल भी इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 2 से कैंसिल करो इसको, 2 से कैंसिल किया तो कितना बना, 1 1 बना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो क्या हो जाएगा, CaSO4। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कैल्शियम सल्फेट का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते रहो भाई, जब तक मन कर रहा है ना तब तक एग्जांपल लेते रहो। अरे बस हाँ, अब एक एग्जांपल उठाते हैं, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। सोडियम का सिंबल सर Na और सल्फेट का सिंबल सर SO4, Na के ऊपर प्लस का 1, SO4 के ऊपर माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा सर Na2SO4। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपके सामने कि सर अगर मान के चलते हैं मेरे पास आ जाए सोडियम, एक सेकंड मैं पूरा नाम लिखता हूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, सोडियम कार्बोनेट। अब यहां पर देखो स्टेप वही रहेंगे, सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है, सोडियम के ऊपर प्लस का 1, CO3 के ऊपर 2 माइनस का, ठीक है ना। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा Na2CO3, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली बात करते हैं भाई, अब मैं कुछ होमवर्क लिए दे रहा हूं आपको, ठीक है ना, कुछ होमवर्क लिए आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, तो आपको फॉर्मूला बना के वो बताना है आपको किसका, कैल्शियम, हाँ सही है ना, कैल्शियम ब्रोमाइड का, कैल्शियम ब्रोमाइड। दूसरा आपका फॉर्मूला है, कमेंट बॉक्स में बताना, ये अभी के अभी कमेंट कर दो, अभी के अभी, ठीक है। आपका दूसरा जो फॉर्मूला है ना वो आपका है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम, एक सेकेंड, पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये दो के आपको फॉर्मूले कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। तो आगे नेम ऑफ द केमिकल फॉर्मूला, अब आपको नेमिंग भी आनी चाहिए। नेमिंग कैसे आएगी, जैसे मान के चलो मैंने आपके सामने लिख दिया CaCO3 का फॉर्मूला बताओ, ये किसका नाम है, नाम बताओ इसका। तो Ca क्या होता है सर, Ca होता है आपका कैल्शियम, और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। जब आपको फॉर्मूला बनाना अगर आ गया ना तो उसका नाम तो अपने आप आपको बनाना आ ही जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात है सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जैसे मान के चलो मेरे पास है HCl, मैंने आपसे पूछा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, जितने जो जो एटम प्रेजेंट है ना उनके मास आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है सर, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा सर 1 ग्राम, प्लस क्लोरीन का मास कितना होगा सर 35.5 ग्राम, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर 36.5। क्लियर है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैंने लिया जैसे मान के चलो आप ले लो कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, इसका मैंने पूछा इसका मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला यूनिट मास कितना है, तो सिंपल क्या करने का है सर, कैल्शियम का कितना होता है सर, कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, प्लस क्लोरीन का, एक क्लोरीन का होता है 35.5, लेकिन दो है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 110, 110 नहीं सॉरी 111, जस्ट अ सेकंड, क्या आ जाएगा आपके पास 111, क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है 35.5 को जब इससे मल्टीप्लाई करें 70 बनाएगा तो 111 ग्राम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, सभी आपके पास जो भी फॉर्मूला पर मास प्रेजेंट है ना, तो सभी के एटम्स का वो एटॉमिक मास का सम कर देना, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, तो ये था आपका चैप्टर नंबर तीसरा ऑफ क्लास 9th, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब पूछा तो उनको कमेंट में जरूर बताना। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं जाते जाते, है ना, अच्छा रहेगा सर, जाते जाते क्वेश्चन पूछ ही लो, क्यों पीछे हट रहे हो, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन यहीं पर लिखता हूं, आपको ना इसका नाम बताना है, कौन सा कंपाउंड है, नाम बताना है, इसका नाम बताना है K2SO4, इसका नाम बताना है आपको, पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं आपके पास फॉर्मूला लिख देता हूं जैसे मान के चलते हैं BaCl2, क्लियर है, इन दोनों के नाम आपको कमेंट बताने हैं, साथ ही साथ में आपको याद है ना, आपको ये इनके फॉर्मूले भी आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपका चैप्टर नंबर तीसरा, वो क्लास 9th का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो या फिर लेक्चर समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताना, इन क्वेश्चंस के जवाब जरूर देना, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, और भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टाटा बाय बाय।